हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएसआर एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके पहले हमने काफ़ी सारे वन शॉट वीडियो कवर किए हुए हैं, जैसे सारे फिजिकल के टॉपिक कवर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट एक दो टॉपिक बचे हुए हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, अगर हम लोग नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो हमको विदाउट ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो 5 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, बट विद ऑप्शन अगर देखते हैं तो 7 मार्क के लिए ये चैप्टर हमको है। ठीक है, तो फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि क्या है चीज़ें इसमें देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जब हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है, राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन में डील करती है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज ये निकल के आती है कि हमारी लाइफ में हम लोग कहाँ पे इन दोनों चीज़ों को, एक कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं, या नॉर्मली कौन से एप्लीकेशंस हम लोग अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, ये ह्यूमन लाइफ को रिलेट करता है, जैसे सेल। राइट, अब देखो, सेल बोलो या बैटरीज बोलो, ये हमारे लाइफ की डेली नीड है। ठीक है, ये हमको डेली लाइफ में डेली बेसिस पे हर एक मिनट हर एक सेकंड में यूज़ होता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे इनका काफ़ी स्कोप है कि अगर हम लोग मान लें कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ से हमको देखने को मिलती है। अब सेल क्या है, पूरे चैप्टर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट ये 90% जो चैप्टर है वो सेल को कवर करता है। तो बैटरीज की इंफॉर्मेशन हमको पहले से पता होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ कितने टाइप के सेल होते हैं, कैसे कैसे इनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। राइट, तो सेल सेल या बैटरी की खुद की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कोई ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता हो, उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, तो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। अब दो टाइप के सेल होते हैं हमारे पास, एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरे होते हैं हमारे पास सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से ध्यान में रखें इनको, तो जितने भी नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं जिनको हम लोग चार्जिंग में नहीं ले सकते, वो क्या होते हैं हमारे पास? प्राइमरी सेल। और जितने भी रिचार्जेबल सेल होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? सेकेंडरी सेल। जैसे हम लोग वॉल क्लॉक में यूज़ करते हैं या रिस्ट वॉच में यूज़ करते हैं छोटे छोटे सेल, ये सिंगल टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उनको हमको फेंकना पड़ता है। तो ये सारे क्या है? प्राइमरी सेल हैं। बट फ़ोन की बैटरी हो गई या जो व्हीकल्स में बैटरीज लगती हैं, इन्वर्टर्स में लगती हैं, वो क्या हो जाती है हमारे पास? सेकेंडरी सेल। ठीक है, अब सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, या तो वो सेल इलेक्ट्रोलिटिक हो सकता है या तो गैल्वेनिक हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, हमारे पास सेल ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में। राइट, तो अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक ऐसे सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और गैल्वेनिक ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये कन्फ्यूजन पहले से ही हटा दो दिमाग से। हमारे जो फ़ोन की बैटरी है वो दो टाइप से काम करती है, वो एज अ गैल्वेनिक सेल भी काम करती है और एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी काम करती है। तो जब हम लोग जनरली फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट चार्जिंग, हमने अभी चार्जिंग पे उसको नहीं लगाया है, तो जब तुम उसको यूज़ करते हो तो वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट इज़, यूज़ करते टाइम वो काम करता है एज अ गैल्वेनिक सेल। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग चार्जिंग पे पुट करते हैं, लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके उसको केमिकल में रीस्टोर करता है फटाफट। राइट, तब वो कैसे काम करता है? एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो फ़ोन की ही बैटरी जब रिचार्ज हो रही है तो एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम कर रही है, और जब उसको यूज़ में ले रहे हो तो वो एज अ गैल्वेनिक सेल काम कर रहा है। ठीक है,
चलो, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो स्टडी इंटर रिलेशन बिटवीन केमिकल चेंज एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, तो अब कंडक्टिविटी दो तीन टाइप से हम लोग देख सकते हैं। जैसे मेटल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, किसी सॉलिड चीज से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमको मेटालिक कंडक्टर देखने को मिल जाता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टर कंडक्टर क्या होता है? देखो, ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस का, जो माइकल फैराडे ने बताया हुआ है हमको, राइट। ये एक्सपेरिमेंट में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा कोई कंडक्टर जो आयन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब इस सोल्यूशन में भी दो टाइप हो जाएंगे। इसमें भी हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, जबकि ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो दो टाइप हो जाते हैं इसमें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली कंडक्ट करते हैं। ठीक है, चलो, ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिसपे हमको क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे रेजिस्टेंस है या गिब्स एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम में कवर की हैं। जिनका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, जिनका अल्फा ज़्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिनका वीक होगा ये होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट। अब रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, उसको अगर कोई चीज़ रोक रही है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जैसे इस सेल में अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस आने के चांसेस कहाँ पे हैं? देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो Na हमको पता है और Cl, राइट। Na मूव करता है नेगेटिव चार्ज की तरफ और Cl मूव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। बट एक चीज़ ये होगा कि ये Na प्लस इस Cl की तरफ भी अट्रैक्ट कर सकता है, और यही चीज़ क्या होती है, यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, जिसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जंक्शन आने की वजह से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस आता है। तो वो रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इसका फॉर्मूला है। बट इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, तो एग्ज़ाम में रेजिस्टेंस वगैरह टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कुछ कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है L/R, या ऐसे लिख लें इसको, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। अब ये L/A क्या चीज़ है, देखो। ठीक है, जो हम लोग सेल बना रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने सेल बनाया है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा L हो गया, राइट। और ये इलेक्ट्रोड का जो एरिया डिप है अंदर, ये जो एरिया है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज L और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज A। तो समझा, यहाँ पे L/A का क्या मतलब है। आगे चल के ये फॉर्मूले में एक हमको सेल कांस्टेंट आएगा, और सेल कांस्टेंट को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो L/A का रेशो होता है, इसी को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो गया B/R, या और इसको थोड़ा सा हम लोग डिराइव करें तो B इज इक्वल टू K/R। ये हमारा सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है, जो आगे चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर हमको न्यूमेरिकल भी मिलते हैं और बहुत बार डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग है इसका साइन। ठीक है, इसको हम लोग कप्पा प्रोनाउंस करते हैं, राइट। मोलर कंडक्टिविटी ऐसे भी लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे भी लिखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज के, अभी हमने क्या लिखा था, कंडक्टिविटी अपॉन सी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। ये इसकी कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, या इसको ओम वगैरह में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है।
तो चलो, अगर इसी चीज को हम लोग जैसे मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे तो हम लोग लीटर में लेते हैं, बट अगर इसी को हम लोग ml में ले तो ये फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाता है, देखो 1000 K/C। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस है, K/C लिखो या 1000 K/C लिखो। अगर ml वगैरह में ले रहे हैं तो हमको ये वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ फॉर न्यूमेरिकल दिए हैं। द मोलार कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बोल दिया मतलब डेल्टा एम का वैल्यू तुमको दे दिया है 0.05 मोलार, राइट। क्लोराइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दिया है 25 सेंटीग्रेड सेल्सियस इज, ये मोलर कंडक्टिविटी है इसकी 223। देखो अभी हमने फॉर्मूले में क्या लिखा था, हमको ये पता है, राइट। इसको रख के हमने सिंपल सा क्या निकाल दिया, कंडक्टिविटी उसने कैलकुलेट करने को बोला है। देखो जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो उनका पहले डेटा हमको लिखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है और ये हमारे पास क्या है। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, C इज इक्वल टू 0.05 मोलार, राइट। टेम्परेचर दिया है हमको 25 डिग्री सेल्सियस और ये दिया है हमको मोलर कंडक्टिविटी दैट इज 223। ठीक है, ये लिख लिया, सिंपल सा फॉर्मूले में पुट करो, हमको आंसर मिल जाते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, कंडक्टिविटी में क्या क्या वेरिएशन है, कौन कौन से टॉपिक उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई सोल्यूशन है, राइट, और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, अब उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है वेदर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन ज़्यादा है या कम है, तो ये सारे फैक्टर यहाँ पे मैटर करते हैं। ठीक, वेरिएशन देखो, जैसे जैसे हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो कॉन्सेंट्रेशन भी लगातार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन है कुछ इसके बारे में। नेक्स्ट देखो, ये टॉपिक्स हमको एग्जाम में आते हैं। स्टेट कोलहर्स लॉ ऑफ राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मार्च 13 में आया हुआ है। कोलहर्स लॉ के ऊपर पहला क्वेश्चन आता है। इसके पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग एक कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है उस पर हमको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। बट अब जो टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। डिफाइन रेजिस्टिविटी वगैरह, चलो देखते हैं। तो कोलहर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन होता क्या है, ठीक है, कि कोई भी अगर अपने पास इलेक्ट्रोलाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या, उसमें मैं अगर वाटर ऐड करता जाऊं या सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते जाऊं लगातार, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके आयंस पे, कि उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने नेगेटिव चार्ज हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कोलहर्स लॉ। ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो उसके नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। एप्लीकेशंस देखो, इस पे क्वेश्चन कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड होते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स मैं बताता हूँ इस पे कि कैसे आते हैं, देखो। ठीक है, जिस चीज़ की भी कंडक्टिविटी देने को बोल रहा है हमको, देखो इफ इट इज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ, मतलब हम लोग किसी अननोन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ऐसे, राइट। फॉर्मूला मतलब सपोज करो कि मैंने बोला कि मेरे पास CH3COOH है और यहाँ पे हमारे पास NaCl है, राइट। इसका रिएक्शन क्या होगा वो हमको पता है, एक्सपेक्टेड होता है क्या बनेगा, CH3COONA प्लस HCl बन जाएगा। अब अगर मान लो मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CH3COONA की, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर लो सिंपल सा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, ये हो गया फॉर्मूला। ये कोलहर्ट्ज़ लॉ होता है। ऐसे ये चीज़ों को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और एग्जाम्स में इनकी वैल्यूज़ दी रहती है। जैसे मान लो कि इसका 623 पर ओम वगैरह वैल्यू दी रहती है, तो खाली हमको पुट करने आना चाहिए और आंसर निकल जाते हैं। ये टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ से एक्सपेक्टेड होते हैं इसे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, अभी देखो थोड़ा टाइम पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि ये क्या हो जाएगा, हमारा कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है L/A जो हमने लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट दैट इज B। ठीक है,
तो K इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, सेल कांस्टेंट अपॉन R। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मार्क का नहीं आता बट 1-2 मार्क के क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड होते हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन बोल लो या इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब का कोई लेना देना नहीं है अपने को, इतने ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं यहाँ से। व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह कुछ पढ़ना नहीं है यहाँ से, ठीक है। एक्सेल कांस्टेंट का ये याद रखो। अब देखो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो दो चीज़ें याद रखो कि पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो रेडॉक्स रिएक्शन पे काम करती है। और रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, बराबर। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, राइट, तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन, बराबर है। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो रहा है तो रिडक्शन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या किसी भी सेल डिवाइस में जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसी को हम एनोड बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से अपना कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, वो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। और जहाँ पे रिडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। तो ये दो चीज़ें दिमाग में रखो, ये हमको बार बार पूरे चैप्टर में यूज होने वाली हैं कि ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे और रिडक्शन वाले को कैथोड। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके बेस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जज करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो ऑप्शन है, तुम किसी से भी जज कर सकते हो, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हमको ध्यान में नहीं रखने हैं, उनको हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के ही बेस पे देखते हैं, ठीक है। चलो, अभी मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल क्या होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। टू कन्वर्ट Cu2 प्लस टू Cu, व्हाट क्वांटिटी ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फैराडे का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखना। W मतलब मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 कूलम इंटू I इंटू T, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। फैराडेज लॉ पे एक न्यूमेरिकल आते हैं 2 मार्क के लिए, इजी न्यूमेरिकल होगा। हमेशा वो यही पूछते हैं कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है या कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमको रिक्वायर्ड होगी। तो मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन n, दिस, ये हमारा हो गया करंट और T हो गया हमारा टाइम। ये एक सिंगल फार्मूला है फैराडे लॉ पे जिस पे हमको न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड होते हैं, या फिर डायरेक्ट फैराडे का डेफिनेशन पूछेगा। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हम लोग 9-10 से देखते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है कि अगर हम लोग एक सेल बनाए जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लें, ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो जो Na+ और Cl- है वो अपोजिट चार्जेस में मूव करना चालू कर देते हैं। Na जाएगा नेगेटिव चार्ज पे और Cl जाएगा यहाँ पे। Cl गैस होता है तो वो गैसियस फॉर्म में ग्रेनिश येलो फॉर्म की गैस निकलती हुई दिखती है, जबकि सोडियम मेटालिक होता है तो वो यहाँ पे जाके फ्यूज हो जाता है ऐसे, ठीक है। अब कितना मास डिपॉजिट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो फॉर्मूला जो मैंने फैराडे का दिया है, देखो। अब यहाँ पे जो 2 Cl- है वो Cl गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Cl का देखो ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे कितना हो गया 0। तो 0 हो गया तो इसका क्या हो रहा है, माइनस से 0 में जा रहा है, बढ़ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया, राइट। दूसरा, हम लोग अगर Na को देखें तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कितना हो गया 0, कम हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या बनेगा, कैथोड। ध्यान देना, Cl को मैंने बोला है एनोड और सोडियम को बोला है कैथोड। पीछे वाले डायग्राम पे चलते हैं, ये दिख रहा है।
Na जहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है उसको हमने क्या बोला है, कैथोड, और Cl जहाँ पे जा रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनोड। समझा? तो पॉजिटिव नेगेटिव से तो देखना ही नहीं है, वो अगर तुम देख के चलते हो तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हमको चीज़ों को जज करना है। तो ये हमारे NaCl का पूरा केमिकल रिएक्शन है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो फाइनली ये देखो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड एंड अदर इज रिडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ से हमको कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अभी मैंने फॉर्मूला क्या दिया तुमको कि हमको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, W इज इक्वल टू मोलार मास एन फैक्टर 96500 इंटू आई इंटू टी। इस फॉर्मूले को लेके चलो, इस पर मैं एक दो न्यूमेरिकल्स भी बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होंगे। बाकी ये सब जो बुक टेक्स्ट बुक में मेंशन रहता है ये सब उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी चीज़ें होती हैं। देखो एग्जांपल, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस्ड। कॉपर का कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है बताओ, एट द कैथोड ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ 5 एम्पियर करंट। करंट कितना दे रहा है, 5 एम्पियर, थ्रू CuSO4 सोल्यूशन। CuSO4 का सोल्यूशन है, टाइम कितना बोला है, 100 मिनट। तो 100 मिनट को पहले तो सेकंड में ले लेंगे, 100 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा हमारा। और कॉपर का एटॉमिक मास दिया हुआ है, मास कितना बोल रहा है इसका, मोलार मास हमको 63.5। मैंने फॉर्मूला क्या दिया, W इज इक्वल टू मोलार मास इंटू एन फैक्टर टू 96500 इंटू आई इंटू टी। बस इसी में रख दो सिंपल सा। वेट हमको निकालना है, मोलार मास हमको दिया हुआ है कितना, 63.5। अब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो किस में डिवाइड होता है, Cu प्लस और SO4 2 माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2। तो इसका इन्फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, राइट। तो यहाँ पे 2 इंटू 96500, आई हमको दिया था 5 एम्पियर, टी हमने कन्वर्ट किया 100 इंटू 60। ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन कर लो, तुमको वेट मिल जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, बहुत इजी फार्मूले पे चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। डेटा लिखो, इनको यहाँ पे फिट कर दो और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, लगभग देखो सेम क्वेश्चन है, जिंक लिया हुआ है, जिंक में एन फैक्टर अगेन 2 हो जाएगा। बाकी जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको फिल करो और आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। राइट द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, देखो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज सबसे पहली बात है कि एक यू शेप का ग्लास ट्यूब होता है, राइट। ये ग्लास का ट्यूब होता है जिसमें एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम लोग अगार सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ये सोल्यूशन एडेड होता है इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl या NaNO2 जैसे इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे फिल होते हैं। बट ये सोल्यूशन की खासियत ये है कि ये नीचे नहीं गिरते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन करके रखते हैं बिटवीन टू सोल्यूशन। दो सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये हमेशा क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। तो देखते हैं शेप कैसा होता है, उस पर क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं हमको, ये देखो। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक यू शेप की ट्यूब होती है ग्लास की जो सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन और अगार जेल से बनी होती है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ग्लास वूल प्लग लगाया होता है। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें होती हैं सॉल्ट ब्रिज में, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 मार्क के लिए हमको ये सब पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को बनाते कैसे हैं, गैल्वेनिक सेल मैंने स्टार्टिंग में बोला कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अब देखो ये कुछ मेथड होते हैं सेल रिएक्शन के जो हमको देखने हैं। व्हाट इज द नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन होता है ये, एंड एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ इन्वॉल्व। ठीक है, देखते हैं।
नस्ट इक्वेशन फाइनल इक्वेशन हमको आता है, कोई डेरिवेशन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ना कभी आया हुआ है। फाइनल इक्वेशन पे हमको न्यूमेरिकल आएंगे, वो हमको ध्यान में रखना। देखो ठीक है, कोई भी जो सेल होता है, राइट, जब हम लोग सेल बनाते हैं, कोई भी सेल होगा तो उसका कुछ एनोड होगा, कुछ कैथोड होगा, बराबर। तो अगर हमको पूरे सेल का पोटेंशियल चाहिए तो उस सेल पोटेंशियल का हमको क्या मिलता है, E0 एनोड, बराबर, प्लस E0 कैथोड। यहाँ से जितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्लियर है? तो जो भी हमारे पास एनोड कैथोड पे हो रहा है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जनरली हमको क्या सिखाया जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे पे रिडक्शन। बट जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो उसकी हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू हमको लेनी है, राइट। तो या तो हम इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दें या तो इसको ऑक्सीडेशन में लेके आए। तो अगर हम लोग रिडक्शन को रिडक्शन ही रहने दें, क्योंकि हम लोग किस में डील करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में, तो ऑक्सीडेशन का अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा विद सेम वैल्यू। तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है ई सेल के लिए। अब हम लोग क्या लिखते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। समझ में आया कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लग रहा है एनोड के साथ? तो सेम वैल्यू होगी, बट अगर हम लोग दोनों को चेंज करेंगे तो या तो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में लेके आए या तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में, तो उससे वैल्यूज पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ उसके साइन में हमको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो नस्ट इक्वेशन देखो फाइनली क्या होती है, दिस इज द नस्ट इक्वेशन, राइट। ई सेल इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln, इसको तुम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी लिख सकते हो। ये हमारी नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। इन वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद हमको नई वैल्यू मिलती है E0 सेल माइनस 2.303 RT NF लॉग। अभी देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमको एक नई इक्वेशन छोटी सी मिलेगी फाइनली, जिसको हम लोग फॉर्मूले में यूज करते हैं। दिस, अगर किसी भी सेल का पोटेंशियल पता करना है तो उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल यहाँ पे रखना है 0.0592 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स या एन फैक्टर जो भी है हमारा, और यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको नस्ट इक्वेशन के लिए याद रखना है, जो न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0592 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलो, द पोटेंशियल ऑफ द सेल गिवन बाय नस्ट इक्वेशन, ये हमको फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब देखो इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। उसके पहले हम लोग गिब्स एनर्जी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि गिब्स एनर्जी पे क्या क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क निकालें तो इलेक्ट्रिकल वर्क एक्चुअल में क्या होता है कि एन कितने नंबर ऑफ मोल्स है, फेराडे इंटू ई सेल, बराबर, ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो गिब्स एनर्जी और इलेक्ट्रिकल सेल का क्या रिलेशन होता है आपस में, ये देखो यहाँ से हमको चीज़ें मिलती हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। ठीक है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये नॉन स्टैंडर्ड में है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल, बराबर। तो ये ई सेल और गिब्स एनर्जी का हमको रिलेशन मिलता है। तो अगेन ये हमने थर्मोडायनेमिक में सीखा है कि अगर नेगेटिव रहा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा गिब्स एनर्जी, और अगर गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। वो छोटी मोटी चीज़ें हमको बीच में याद रखनी पड़ेंगी। बाकी यहाँ पे जो भी नोटेशंस हैं, गैस कांस्टेंट, एफ फैराडे वगैरह की वैल्यू से, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो E0 सेल जो है वो निकल के क्या आता है 0.0592 अपॉन n log 10K। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, एक हमको नस्ट इक्वेशन का ध्यान में रखना है, दूसरा गिब्स एनर्जी का रिलेशन, और तीसरा ये फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल बताता है किसी भी चीज़ का। के यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो वो वैल्यू हमको दी रहती है केसी के फॉर्म में, क्यूसी के फॉर्म में या केपी के फॉर्म में दिया होगा। अगर इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। मेजरली जो क्वेश्चंस हैं नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है
या तो हमको नस्ट इक्वेशन पे या तो इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होते हैं। आगे देखते हैं कि क्या इस पे हम लोग ले सकते हैं। डिफाइन सेल कांस्टेंट, राइट, सेल कांस्टेंट हमने डिस्कस किया। कंडक्ट द लेवल डायग्राम ऑफ, ठीक है, इस चीज को हम, अच्छा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है आगे के टॉपिक में धीरे धीरे समझेंगे, तो चलो देखते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखते हैं। अब जब हम लोग डैनियल सेल बनाते हैं तो तुमने देखा होगा डैनियल सेल में जनरली क्या होते हैं, दो ऐसे हाफ सेल होते हैं जिनको हम लोग सॉल्ट ब्रिज से ऐसे कनेक्ट करते हैं, और ये हमको 1.1 वोल्ट देता है निकाल के। डैनियल सेल की अगर बात करें तो अगर हमको इस हाफ सेल का निकालना है या इस हाफ सेल का निकालना है कि ये कितना पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस हाफ सेल को कनेक्ट कर देते हैं किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका पोटेंशियल या तो जीरो होगा या तो एग्जैक्टली नोन होगा, समझा। या तो इसका सेल पोटेंशियल हम जीरो लेंगे या तो एग्जैक्टली हमको पता होगा। तो जैसे ही इस सेल को मैं इससे कनेक्ट करूंगा, वोल्ट मीटर पे जितनी भी रीडिंग आएगी वो पोटेंशियल पूरा का पूरा किसका होगा, इस हाफ सेल का। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका सेल पोटेंशियल खुद का जीरो होता है, और वो यूज में क्यों लिए जाते हैं, किसी अननोन सेल का सेल पोटेंशियल पता करने के लिए इनको हम लोग यूज में लेते हैं। अब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोड हमारे पोर्शन में, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, फिर हमको मिल जाएगा कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, बट अभी तो फिलहाल कैलोमेल इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड को निकाल दिया गया है, तो हमको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखने को मिलेगा आगे, ऐसे जी, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज, ठीक है, एस एच ई बोलो इसको, बहुत लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसको लिखते हैं। तो ये एक टाइप का क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका खुद का पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये चीज। देखो ये कंस्ट्रक्शन है, ये डायग्राम है, हमको ये एग्जाम में आता है, ये हमको या तो डायग्राम बोलेगा तो ये बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक बीकर होती है जिसमें हम लोग H प्लस का सोल्यूशन लेते हैं, 1 मोलर H प्लस का सोल्यूशन लेते हैं, और इसमें एक ग्लास जैकेट का इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस जाने के लिए आउटलेट इनलेट बना होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस जब अंदर एंटर करती है, अंदर देखो प्लैटिनम की प्लेट लगी हुई है और ये वायर कनेक्टेड होता है। तो जब ये गैस अंदर जाती है तो ये गैस डिसोसिएट हो जाती है 2H प्लस आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, और अंदर जो सोल्यूशन में H प्लस भरा हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस एक बार H प्लस में कन्वर्ट होगा और वही H प्लस एक बार हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और यही जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इस वायर से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, वायर से ट्रैवल करेंगे जो कंडक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। अब हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है, इसके वजह से इसका खुद का पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो इसके रिएक्शन जो मैंने एक ही लाइन में तुमको समझाया कि 2H प्लस कन्वर्ट होगा H2 में, राइट, और H प्लस कन्वर्ट होता है H2 में, राइट। ये कन्वर्जन चलते रहेंगे हमेशा। तो ये डिफिकल्टीज है। अब हाइड्रोजन क्या होती है, प्योर गैस होती है, राइट, उसको कंट्रोल करना, एक तो वो एक्सप्लोजिव है, ठीक है, दूसरा फ्लेमेबल होता है हाईली, तो उसको थोड़ा सा कंटेन वगैरह करने में डिफिकल्टीज आती हैं। तो कभी कभार ये क्वेश्चन हमको किया जाता है कि SHE बनाने में डिफिकल्टीज क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कौन कौन सी डिफिकल्टी हमको फेस करनी पड़ती है सेट करने में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ये उसका गैस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन है, और नस्ट इक्वेशन से ये हम लोग चीज़ें कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इसका पोटेंशियल लास्ट में कितना आ जाता है, 0 आ जाएगा, ठीक है। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूजिंग SHE। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मैंने क्या बोला, ये अननोन हाफ सेल है। अब इसका पोटेंशियल अगर मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड से,
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन हो जाएगा, और इस वोल्ट मीटर पे जो भी रीडिंग आएगी, सपोज करो 1.2 वोल्ट ये शो कर रहा है, तो इसका खुद का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है, तो इसका जो भी आएगा वो ये कंसिडर किया जाएगा, मतलब ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो ये सेल कर रहा है। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को इस अननोन का पता चल जाता है कि कितना वोल्टेज ये जनरेट कर सकता है या इसकी खुद की पोटेंशियल कितनी है। नेक्स्ट देखो, राइट द सेल्स रिएक्शन लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में तुमको दो सेल बताए थे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी रिचार्जेबल होते हैं, प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल होते हैं। तो ये जो लीड स्टोरेज बैटरी है ये एक टाइप का सेकेंडरी सेल होता है जो व्हीकल्स वगैरह में यूज होता है, इन्वर्टर्स में यूज होता है। ठीक है, डायग्राम फॉर ड्राई सेल। ड्राई सेल हमारा क्या होता है, एक टाइप का ड्राई सेल हमारा प्राइमरी सेल है जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमको बोला है वापस से देखो लीड स्टोरेज बैटरी, मतलब सेकेंडरी सेल एक्सप्लेन करना है, देखते हैं कैसे होता है ये। ड्राई सेल को एक वर्ड में हम लोग लिग्लैंचे सेल बोलते हैं। जो हम लोग घर पे एवरेडी का सेल यूज करते हैं, जो वॉल क्लॉक वगैरह में मिक्स्ड होता है, यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं। वो सिंगल रिचार्जेबल होता है, एक बार रिचार्ज करके जैसे ही उसके केमिकल डीकम्पोज होंगे वो हमको फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखो क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, और इसके डायग्राम पे देखो। ये जो डायग्राम है हमारा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट इसका कंस्ट्रक्शन पूछेगा या फिर लेबलिंग करने को बोलेगा डायग्राम बना के। ठीक है, तो ये जो सेल है इसके बीच में एक ग्रेफाइट की रॉड होती है मिडल में। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रॉन्ज कैप, जो एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। फिर बीच में ये देखो, ये बाहर मेटल की लेयर होती है, इसके बीच में ऐसे पेपर स्पेसर होता है, प्लास्टिक टाइप का हमको दिखेगा। फिर जिंक कंटेनर होता है हमारे पास, बाहर की जो मेटल है वो जिंक का बना होता है। अब अंदर का जो पेस्ट है वो किससे बना है, MnO2 और कार्बन का मिक्सचर होता है, ये जो पेस्ट हमने अंदर भरा हुआ है। फिर अंदर क्या है, ग्रेफाइट की रॉड है, और बाहर का जो सोल्यूशन है, ये वाला जो लेयर था हमारा वो पेस्ट ऑफ MnO2 था, और ये जो बाहर पूरा ब्लैक कलर का भरा होता है वो NH4Cl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस केमिकल में और ये जो बाहर भरे केमिकल है, इनमें जब रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। अब जब ये सारे केमिकल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे सारे, तो ये सेल क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब उसको हमको यूटिलाइज नहीं कर सकते, फिर हमको ये फेंकना पड़ जाता है। नेक्स्ट ये देखो, सेल रिएक्शंस दिए हुए हैं कि कौन सी चीजें किससे रिएक्ट कर रही हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल को यूज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, क्लॉक फ्लैश लाइट वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं उनको ड्राई सेल है। अब लीड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, या इसी को एक वर्ड में लीड एक्यूमुलेटर बोलते हैं। लीड स्टोरेज बैटरी मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो सेकेंडरी सेल होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो इनका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास डायग्राम है। तो कभी नोटिस किया होगा या जैसे इन्वर्टर की जो बैटरी लंबी सी होती है उसमें ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं, और इसमें जो अल्टरनेट प्लेट्स लगे हुए हैं, ये जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं ये पीबी के प्लेट होते हैं, लेड के प्लेट्स होते हैं, जबकि ये वाइट वाले PbO2 के प्लेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अल्टरनेट वाले एज अ एनोड काम करेंगे, और ये दोनों अल्टरनेट वाले एज अ कैथोड काम करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब Pb और PbO2 को हम लोग डिप करते हैं, देखो 38% ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, तब रिएक्शन स्टार्ट होती है, और ये जो हमारा Pb है ये कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में। ठीक है, और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं और डिफ्यूज होते जाते हैं। तो जैसे ही ये केमिकल पूरा यूटिलाइज हो जाता है ये सेल काम करना बंद कर देता है। तो कभी तुमने नोटिस किया होगा जो डिफ्यूज सेल होते हैं उसमें H2SO4 वगैरह या केमिकल वगैरह डाले जाते हैं, तो वो केमिकल और कुछ नहीं होता, एक टाइप का एसिड होता है। अब किसी भी एसिड से हम लोग ये चीज़ें प्रोसीड कर सकते हैं ऐसा नहीं है, बट H2SO4 थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, जिसकी वजह से सेल वगैरह में डाले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इसका सेल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन देखो।
मैंने क्या बोला था कि एनोड हम लोग किसको बोलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस में हमको समझ में आता है कि जो एनोड है हमारा पीबी वाला, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी वजह से उसको एनोड बोला जा रहा है। आगे ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। PbO2 देखो 4H+ से रिएक्शन करके Pb में, और PbSO4 का रिएक्शन करके PbSO4 में कन्वर्जन होते रहता है ये सब। अब कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है हमारा, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है पूरा, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब आता है हमारे पास निकेल कैडमियम सेल। ठीक है, निकेल कैडमियम सेल एक टाइप का प्राइमरी रिचार्जेबल सेल है। मैंने क्या बोला था कि प्राइमरी सेल को हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, बट आजकल के टाइम पे ऐसे कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, सेल बनाए गए हैं, बैटरीज बनाई गई हैं, जिनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं छोटे लेवल पे भी। तो निकेल कैडमियम सेल पे हमको ये मर्क्यूरी बैटरी जैसे हो गया, या निकेल कैडमियम सेल हो गया, ये कुछ ऐसी बैटरीज हैं जो प्राइमरी सेल तो हैं बट ये रिचार्जेबल होती हैं। तो ये इनके कुछ सेल रिएक्शंस दिए हुए हैं जो हमारे घड़ियों, वॉचेस या कैलकुलेटर्स में यूज़ करते हैं, या हियरिंग एड्स वगैरह जो होता है उसमें यूज़ करते हैं इसको हम लोग जनरली। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के ऊपर देखो भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे कि H2O2 फ्यूल सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ। ये सब थेरेटिकल टॉपिक्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मतलब अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, हम लोग पूरी तरह से इनको छोड़ नहीं सकते, तो ये हमको पढ़ने पड़ेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हमारे पास देखो क्या होता है, ये एक टैंक होगी जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, मतलब फ्यूल सेल इसको इसलिए नाम दिया गया है कि इसमें हम लोग कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हैं, बट इसमें स्पेसिफिकली हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको H2O2 फ्यूल सेल बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग दूसरी कंबस्टिबल गैसेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेनॉल वगैरह हो गया, वो सब भी हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये दोनों इसके इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक, यहाँ से H2 गैस आ जाती है, यहाँ से O2 गैस, और बीच में KOH का सोल्यूशन भरा होता है। ये दोनों गैसें जब आती हैं तो हमको पता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन जाता है। हाइड्रोजन जो है वो H+ में कन्वर्ट होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना चालू करते हैं। इस सेल का एडवांटेज ये है कि अगर मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कोई बाय प्रोडक्ट बनता भी है तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जो कि इजीली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और ये बहुत प्योर फॉर्म में वाटर फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस यूज की जा रही हैं वो भी क्या है, एकदम मतलब प्यूरिफाइड फॉर्म में हाइड्रोजन और गैस को, ऑक्सीजन गैस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो इससे जो वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है वो भी एकदम प्योर फॉर्म में होता है। इन शॉर्ट यहाँ से कोई बाय प्रोडक्ट नहीं जनरेट होता है, और होगा भी तो वो हमको नुकसान नहीं करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड बनती थी वो हमको नुकसान करती थी। ठीक है, तो इस सेल का ये एडवांटेज है, बट यहीं से इसका डिसएडवांटेज भी शुरू होता है कि हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही प्योर फॉर्म में चाहिए होता है। तो पहले तो एयर से उनको प्योरीफाई करना पड़ेगा, और वो प्योरीफाई करने के बाद उनके कंटेनर्स को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि क्या है, हाईली कंबस्टिबल गैसेस हैं, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो इनसे काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो फ्यूल सेल आने वाले टाइम में मे बी हमको नॉर्मल चीज़ों में, घर पे, हॉस्पिटल्स वगैरह में दिखे, बट आजकल के टाइम पे तो इसका यूज़ बहुत कम है ड्यू टू इन गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन दिए गए हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन किसका रिडक्शन हो रहा है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, और फाइनली हम लोग देखो ये 1.23 वोल्ट क्या करता है, जनरेट कर सकता है। जनरली इसके सेल में इतनी रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। एप्लीकेशंस देखो क्या क्या है फ्यूल सेल के, इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स में भी आने वाले टाइम पे हमको देखने को मिल जाए, बट अभी सेफ्टी इशू के वजह से ये सारी चीज़ें हमको नहीं बताई जाती हैं। की पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ अब देखो एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये क्या चीज़ है, राइट। बाकी सेल पे हमको वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको 11th के चैप्टर में भी है रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है,
अब वो जो लिस्ट बनाई जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, उसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है जो स्टूडेंट को समझ में कम आता है थोड़ा सा। ये देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब ये बनाई क्यों गई है वो देखते हैं हम लोग। सपोज करो कि हमने एक सेल बनाया, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये लिस्ट तुमको समझ में आएगी। ये हमारा डैनियल सेल है, बराबर। हम लोग यहाँ पे कॉपर की रॉड लेते हैं, यहाँ पे जिंक की रॉड लेते हैं, ठीक। तो हमको ऐसा बोला जाता है कि ये जो जिंक की रॉड है वो एज अ एनोड काम करती है और ये एज अ कैथोड काम करती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एज अ एनोड काम कर रहा है और ये एज अ कैथोड काम कर रहा है, ठीक है। इसको भी तो हम लोग एनोड बोल सकते थे। ये डिसाइड करता है उनकी रिएक्टिविटी, और उस रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस लिस्ट में देखो हमारे पास जिंक कहाँ दिख रहा है, जिंक और कॉपर हमको ढूंढना है, ठीक है। कहीं पे हमको कॉपर दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे आ गया कॉपर। और अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे आ जाता है जिंक, राइट। तो जिंक के ऊपर क्या आ रहा है हमको, कॉपर आ रहा है जिंक के ऊपर वाली सीरीज में। तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, राइट। और जिंक को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सीरीज इसीलिए बनाई गई है। मान लो कि अगर मेरे को गोल्ड का और एजी का एक सेल बनाना है, एजी और एयू का एक सेल लेना है, मेटेलिक रॉड में लेके चल रहा हूँ। तो अब एजी को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो जो गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, और जो लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन। तो हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बनेगा, एनोड, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा, कैथोड। तो इस सीरीज से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल एज ए एनोड बिहेव करेगा और कौन सा मेटल एज अ कैथोड बिहेव करेगा। इस सीरीज को बनाने का मेन रीजन यही है कि किसी भी अननोन सेल में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एज अ एनोड बिहेव कर रहा है और कौन सा एज अ कैथोड। तो ये डाउन द ग्रुप हमको रिड्यूसिंग पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल्स दिए हुए हैं कुछ इनके। तो ये इनके एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की टेंडेंसी को एक्सप्लेन करता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब उसमें पढ़ोगे, उसके टॉपिक्स को पढ़ोगे तो हमको समझ में आएंगे। यहाँ पे आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल्स में पूरे सॉल्व तो नहीं कर सकता, बट एक तुमको हिंट देते हुए चलता हूँ कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। देखो, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर, और कंडक्टिविटी मतलब के, ऑफ अ सेल कंटेनिंग दिस सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रहा है, 0.01 मोलार KCl। एट दिस आर रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 1500, और ये हो गई हमारे पास कंडक्टिविटी इंटू 10⁻⁴। व्हाट विल बी द सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट पे हमने बहुत ही डिटेल में चीज़ें देखी हैं। इसका फॉर्मूला होता है R इंटू के, रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। बस यहाँ पे रख दो K का वैल्यू, यहाँ पे रख दो R का वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर निकल, ठीक है। डेटा निकालो, देखो किसमें कौन से फॉर्मूले में फिट हो रहा है, उसको वहाँ पे रखो, और वहाँ से हमारा आंसर मिल जाता है हमको। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ऑफ अ सोल्यूशन विथ 0.1, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। चलो, रेजिस्टेंस बोल रहा है 100 ओम, क्लियर है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0 पॉइंट, अब देखो ये दो सेल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलार कर दें, और इसका रेजिस्टेंस हो जाता है 520 ओम, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2, ठीक है। अब कंडक्टिविटी निकालने को बोल रहा है, के हमको निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास उसने क्या रखा है, सेम रखा है, तो कंडक्टिविटी भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम। तो ये फॉर्मूला किससे निकल जाएगा, B इज इक्वल टू क्या रखना है, K इंटू आर, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, K मिल जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज दिस। अब देखो कंडक्टिविटी 0.1 के लिए हमको वो दे रहा था, कितना है, 1.29 साइमन पर मिनट, ठीक है। अब इनको कंपेयर कर दो, जैसे ये R1 R2 हो गया, K1 K2 हो गया,
और ये C1 C2 हो गया। ठीक है, तो इनको कंपेयर करके हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, K1 का, दैट इज कंडक्टिविटी। और एक बार कंडक्टिविटी अगर निकल के आती है तो उसने दूसरा क्या बोला है, मोलर कंडक्टिविटी निकालो। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, 1000 K/C। तो ये 1000 हो गया हमारा, ये हमने यहाँ से निकाला, मान लो एक्स वैल्यू तुमने कैलकुलेट की, और सी हमारा कॉन्सेंट्रेशन निकालने को बोल रहा है, कितने के लिए, 0.1 मोलर। तो ये देखो इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, सिंपल सा खाली डेटा लिखो, उनको फिट करो उनके फॉर्मूले में और आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से कंडक्टिविटी और वहाँ से मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, मतलब कंडक्टिविटी दे रहा है 6.23 इंटू 10⁻⁻5 एंड इस रेजिस्टेंस आर दे रहा है हमको 13710 ओम। द इलेक्ट्रोड्स आर 0.7। ये देखो 0.7 हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया है, मतलब एल की वैल्यू 0.7। कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया, ए निकालना है हमको। अब देखो कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला हमने लिखा था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। ठीक है, अब K मिल गया हमको, R मिल गया है, L दे दिया है उसने, क्या निकालना है, खाली A निकालना है। तो A को यहाँ पे ले लो, सिंपल सा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा L/R इंटू K। ये फॉर्मूला बन गया, वैल्यूज पुट करो और आंसर मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी मतलब K निकालने को बोल रहा है, ऑफ 0.0, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, एट टेम्परेचर दे रहा है कितना 25 सेंटीग्रेड, इज द कंडक्टिविटी दे रहा है ना हमको आगे, ये 2.428 इंटू 10⁻⁻3। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी, ये निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये रखना है 1000 K/C। देखो एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 1000 रख दिया, K का वैल्यू हमको कितना दिया है 2.428 इंटू 10⁻⁻3 ऑन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02। बस इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से हमको आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखो 0.05 मोलार NaOH, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 0.05 मोलार। सोल्यूशन ऑफर्ड द रेजिस्टेंस ऑफ R दिया हुआ है 31.6 इन अ कंडक्टिविटी सेल एट टेम्परेचर दे रहा है 298। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है यहाँ पे टेम्परेचर का कोई फैक्टर नहीं है, बट हर क्वेश्चन में तुमको मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट डेटा है तो लिख लो, अच्छी बात है। इफ द सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल बी की वैल्यू दे रहा है 0.367, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH, ये निकालना है। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी के लिए तुमको क्या चाहिए 1000 K/C। तो C मुझे पता है बट K मुझे नहीं पता है, K निकाल लो। K के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू KR, राइट। तो K के लिए हम लोग क्या कर दे, B/R कर दे। B तो वो दे रहा है ना 0.367 और R हमको दिया 31.6, तो ये रख दो 0.367 और R रख दो यहाँ पे 31.6। इसको सॉल्व करके K मिलेगा और वो K की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन उठा के रख दो, क्या निकल के आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट देखो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, मोलर कंडक्टिविटी मतलब दे रहा है 0.05 मोलर सोल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है इसका 0.05 मोलर सोल्यूशन, टेम्परेचर दे रहा है 25 सेंटीग्रेड, इज 223, मोलर कंडक्टिविटी इज 223। व्हाट इज द कंडक्टिविटी, K निकालना है, राइट। क्या लिखोगे 1000 K/C। तो K के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, बस देखो मोलर कंडक्टिविटी हमको पता है, कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, और 1000 से सिर्फ डिवाइड करना है, K का आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलार सोल्यूशन दे रहा है, मोलर कंडक्टिविटी 407.2 एट 25 सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी। अगेन K निकालना है, K इज इक्वल टू हमने क्या लिखा अभी
बराबर। तो यहाँ से हमको ये पता है, यहाँ से हमको ये पता है, डिवाइड करो और आंसर नहीं मिल गया। तो इजी क्वेश्चन है, 1-2 मार्क के लिए ये हमको एग्जाम में पूछते हैं वो लोग। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिस्पेक्ट में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट दिस केजी ऑफ एल्यूमिनियम। कितना मास डिपॉजिट करने को बोल रहा है कि 2.7 इंटू 10⁻² kg ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस। तो यहाँ से देखो एल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 3, तो एन फैक्टर कितना हो गया अपने पास, 3। गिवन एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब मोलार मास हमको दे रहा है 27। क्या फॉर्मूला बताया था फैराडेज लॉ का, कि वेट इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब देखो मास कितना डिपॉजिट हुआ है 2.7 kg, इसको ग्राम में लेंगे तो ग्राम में लोगे 10 कितना -3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रख दो 2.7 इंटू 10⁻²। मोलार मास हमको दिया है कितना 27, एन फैक्टर कितना हो गया 3, यहाँ पे 96500 इंटू आई। क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड, मतलब आई निकालना है हमको, रिएक्शन व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, इसमें टाइम मिसिंग है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमको टाइम, शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हैं, राइट। यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, नहीं तो वो टाइम रख के हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल सकते थे, आई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे। या आई इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज होता है हमारे पास, क्यू रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो बस यहाँ पे क्यू रख दो, आई इंटू टी को क्यू रख दो, और ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा 27/3। समझा। तो ये जो क्यू निकालना है हमको वो ऐसे निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3। तो पहले ये होना चाहिए कि AgNO3 डिवाइड कैसे होता है, Ag प्लस और NO3 माइनस। 0.7 ग्राम ऑफ Ag इज डिपॉजिटेड, वेट कितना दे दिया तुमको 0.7 ग्राम, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम है जो मेंशन नहीं कर रहा है, कूलम्स। In the electrolysis of AgNO3 solution, 0 Ag is deposited after a certain period of time, coulombs। मोलार मास दे दिया हमको, Ag दे दिया है 107.9 ग्राम। ठीक है, अब यही टाइम ही हमको निकालना है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट यहाँ पे कूलम्स, सर्टेन कूलम्स यहाँ पे मिसिंग है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन रहने दो, ये गलत हुआ है क्वेश्चन कुछ यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या दिया देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड, राइट। आई का वैल्यू निकालना है टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ Ca। मास कितना बोला है 20 ग्राम, किसमें से, CaCl2 में। एक मैं बता रहा हूँ, बाकी सॉल्व कर लेना। एक इसमें कन्वर्ट होगा Ca और 2Cl माइनस में, यहाँ से एन फैक्टर कितना मिल जाता है मुझे 2। फॉर्मूला क्या है, मास डिपॉजिटेड मोलार मास अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। या अगर चार्ज नहीं मेंशन है तो इसको क्यू ले लो, सिंपल सा। मास कितना दिया है 20 ग्राम, आई तो निकालना है, या इसी को चार्ज बोल लो एक टर्म में। अगर टाइम वाइम नहीं दिया होता है तो हम लोग इसको क्यू कंसिडर करके चलते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास 20 ग्राम। मोलार मास CaCl2 का कितना हो जाएगा, इसका 40 हो गया, इसका 2 इंटू कितना 35.5। यहाँ पे रख लो इसका मोलार मास 40 प्लस 2 इंटू 35.5 और अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 96500 इंटू क्यू। तो यहाँ से क्यू कैलकुलेट कर लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वही खाली उसने क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम चेंज कर दिया है, बाकी का मोलार मास वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं। दो डिफरेंट क्वेश्चंस है, तो सेम फॉर्मेट से सॉल्व होंगे ऐसे ही, खाली यहाँ पे उसने जहाँ पे कैल्शियम बोला था अब एल्यूमिनियम ले रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसका मोलार मास चेंज हो जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। तो सेम क्वेश्चन है, क्यू निकालना है तुमको, 13 ग्राम मास प्रोड्यूस हो रहा है,
एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, मतलब AlCl3 है। AlCl3 है तो किस में डिवाइड होगा, Al प्लस 3Cl माइनस, एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ से 3 हो गया। मोलार मास दिया हुआ है, मास कितना डिपॉजिट हुआ 13। AgCl3 का मोलार मास निकालो, यहाँ पे रख दो, एन फैक्टर 3 96500 इंटू क्यू, यहाँ से क्यू इजीली तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सारे फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल हैं और इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन वो तुम्हारा देखो सेम फॉर्मूले बेस्ड है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखो, जैसे मैंने बताया डेटा लिखो और उसको लिखो, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, बार बार इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते। हाउ मैनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6 ग्राम ऑफ, अगेन सेम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पे बेस्ड है। यहाँ पे मोल्स पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 मोल्स ऑफ दिस, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। अगेन फैराडे लॉ पे, हाँ ये क्वेश्चंस अलग है जो नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड है। देखो अब नस्ट इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, सबसे पहले ये सेल को देखो, ये क्या बोल रहा है कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में और कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। ठीक है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सेल रिएक्शन हो गई, ये हमारा हो गया एनोड, राइट। इसका रिडक्शन हो रहा है और ये हो गया हमारा कैथोड, राइट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक का कितना दे रहा है हमको -0.76 वोल्ट और इसका कितना दे रहा है 0.33 वोल्ट। तो सबसे पहले यहाँ से E0 निकालेंगे। E0 हमने कैसे लिखा था, कैथोड माइनस एनोड, बराबर। तो कैथोड पे कितनी वैल्यू है 0.33 वोल्ट माइनस एनोड पे कितना दे रहा है 0.76 वोल्ट। तो ये वैल्यू से हमको क्या मिल गया, E0 सेल मिल गया। इसको पहले कैलकुलेट करके रख लो एक जगह पे। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है कि ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन फैक्टर लॉग, और ऊपर क्या था हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो तो ई सेल हमको निकालना है, E0 सेल मैंने यहाँ से निकलवा दिया तुमको, राइट। आगे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स वैल्यू है ये वाली, निकाल के रख लो 0.0592, एन फैक्टर कितना हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 2 हो जाएगा लॉग। अब देखो इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो ये एक्वस मीडियम में और ये सॉलिड को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में कॉपर हमारा क्या हो गया रिएक्टेंट और जिंक हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन भी हमको दिया होगा, ये दिख रहा है 0.5 मोलर, और ये जिंक का कॉन्सेंट्रेशन, जिंक क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है और इसका 0.5 मोलर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जगह पे रख दो 0.1 मोलर और ये 0.5 मोलर, ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू को यहाँ पे रखो, बाकी इनको सिंपल सा सॉल्व कर दो, लास्ट में हमको क्या निकल के आएगा। तो फॉर्मेट्स होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो फॉर्मेट को हमको फॉलो करना पड़ता है कि पहले हम लोग पहले रिएक्शन को लिखें, सेल नोटेशन लिखें, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालें, फिर उसको नेक्स्ट इक्वेशन में फिल करोगे, रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट क्या है वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। नेक्स्ट देखो अगेन कॉपर +2 में जा रहा है, Ag प्लस इसमें जा रहा है, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो गया रिडक्शन। अब ये हमारे पास क्या बनेगा एनोड और ये हमारे पास क्या बनेगा कैथोड, राइट। इसका देखो कॉपर +2 है, +2 में जा रहा है, मतलब ये क्या बन गया हमारे पास प्रोडक्ट और ये हमारे पास क्या हो गया रिएक्टेंट, बराबर। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 1 मोलर, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास 1 मोलर। ठीक है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Ag इज दिस। अब तुमको E0 की वैल्यू दे रहा है 0.800 वोल्ट, यहाँ पे हमको सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, EMF निकालना है, E0 रखो -0.0592
अपॉन n फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट, बस खत्म हो गया। E इज इक्वल टू E0 मतलब हमको कितना 0.800 माइनस 0.0592, एन फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है 2 लॉग। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम है तो ये हो जाएगा 1/1। बस इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे हमारा आंसर। नेक्स्ट पे देखते हैं Al+3 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा क्या प्रोडक्ट और इसी को हम क्या बोलते हैं एनोड, राइट। ये हमारा बनेगा कैथोड और यही हमारा क्या होगा रिएक्टेंट। दोनों का अगेन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर 1 मोलर। ठीक है, एनोड और ये हमारा क्या दिया हुआ है कैथोड, राइट। राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट E0 सेल। E0 के लिए हमको क्या निकालना है, अब पहले एनोड कैथोड पता होना चाहिए। मैंने क्या निकाला कि जिंक मेरा क्या हो गया कैथोड हो गया, तो कैथोड की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे हमको, ये हमारा जिंक का है यहाँ और ये हमारा एल्यूमिनियम का है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो ये हो गया -1.66 वोल्ट माइनस ये हो जाएगा 0.676 वोल्ट। इनको ऐड करके यहाँ से क्या निकल गया E0 सेल। और रिएक्शंस कैसे लिखनी है मैंने बताए थे अभी कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है। क्या करना है खाली Al कन्वर्ट हो रहा है Al+3 में और क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा Zn+2 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और जिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको बैलेंस करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 इसको भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा बैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन है, नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आएंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे थेरेटिकल, सॉल्ट ब्रिज पे थेरेटिकल, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हमने पूरा कवर किया हुआ है। कोई भी डाउट्स आते हैं छोटे मोटे उनको कमेंट करो तो उनका सल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, या कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो कमेंट करके बताओ, उस पर वीडियोज़ बना के वो अपलोड करेंगे।